हेलो। स्वागत है आपका सुषमा स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार जो कि भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो किसके द्वारा लिए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा किसके संविधान से ये अपनाए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये लिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में हैं और साथ में ही अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में हैं और इसे ही संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है? इसे भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अधिकार पत्र कौन सा है या मैग्ना कार्टा कौन सा है। तो ये जो है भाग 3 है जो संविधान का, वो ही भारत का अधिकार पत्र और मैग्ना कार्टा भी कहलाता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है? उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत वो जा सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत वो जा सकता है उच्चतम न्यायालय में। तो ऐसे एक व्यक्ति जो है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो मौलिक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उनमें संसद द्वारा संशोधन भी किया जा सकता है समय को देखते हुए, और राष्ट्रीय आपात के दौरान इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 352 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों में संशोधन सरकार कर सकती है, संसद कर सकती है और स्थगित भी कर सकती है। लेकिन वो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार जो है, ये वाला जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, इसको स्थगित नहीं कर सकती है संसद। ये आपने याद रखना है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत है ये व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 352 के तहत। मूल संविधान जो हमारा था उसमें 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार सबसे पहले बने थे हमारे जो, लेकिन 44वां जो संवैधानिक संशोधन होता है वो होता है 1978 ईस्वी में। तो 1978 में जब 44वां संवैधानिक संशोधन होता है, उसके दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार थे 7, उसमें संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया जाता है। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया जाता है और अनुच्छेद 31 एवं 19(1)(f) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर जो अनुच्छेद 31 एवं 19(1)(f) को, मतलब ये जो संपत्ति का अधिकार था वो इन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता था। अनुच्छेद कौन सा था? 31 एवं 19(1)(f). 19(1)(f) था जो, इसके अंतर्गत ही संपत्ति का अधिकार आता था। इसे हटा दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन के दौरान, जो कि 1978 में होता है। तो उसको हटा दिया गया। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है अब कितने बचे हुए हैं? 6 बचे हुए हैं। मौलिक अधिकारों की सूची में से इसे हटाकर कहाँ डाला गया था? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के तहत इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार अब कौन से अधिकार के रूप में, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जो संपत्ति का अधिकार है अब कौन सा अधिकार बनाया गया है, इसे कहाँ रखा गया है? इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है और अनुच्छेद 300 के तहत रखा गया है। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। तो जो मूल अधिकार हमारे हैं इसकी जो मांग किसने की थी, ये भी आपने याद रखना है।
कांग्रेस ने की थी, एक घोषणा पत्र के द्वारा की थी। और 1931 में जो कराची जो अधिवेशन हुआ था, कराची में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर कांग्रेस ने की थी, एक घोषणा पत्र के दौरान मूल अधिकारों की मांग की थी। और इसका जो प्रारूप था मूल अधिकार का, वो किसने बनाया था? जो इसका प्रारूप बनाया गया था मौलिक अधिकारों का, कि जे जो मौलिक अधिकार है एक भारतीय नागरिकों को मिलने चाहिए, ये किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो आगे हम पढ़ लेते हैं जो कौन से हैं जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, कौन कौन से हैं जो 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से हैं उनको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है, सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 से लेके 15, 16, 17, 18 ये सभी आते हैं समता या समानता का अधिकार के अंतर्गत। तो चलिए जान लेते हैं। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष समानता। जो भारतीय नागरिक हैं उनको सभी को कानून के समक्ष एक समान समझा जाएगा, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जहाँ वो उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, जहाँ फिर गरीब अमीर कोई भी हो, सभी के लिए समान रूप से कानून बनाया गया है। तो कानून के समक्ष सभी को समान रखा गया है। जैसे कि कोई गरीब अपराध करता है तो वही अपराध कोई अमीर करता है तो उनके लिए एक समान, एक बराबर ही सज़ा रखी गई है। यानी कि गरीब को ज़्यादा और अमीर को कम सज़ा दी जाएगी। ये है कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी को कानून के सामने समान रखा गया है। जे 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। मतलब किसी के भी साथ धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि पंजाब के लोगों के लिए और कानून है, जहाँ राजस्थान के लोगों के लिए और कानून है, जहाँ किसी नस्ल के धर्म के लोगों के, सिखों के लिए और है, जहाँ हिंदुओं के लिए और है, सभी के लिए एक समान जो कानून है बनाए गए हैं। तो ये जो भेद था इसका भी निषेध किया गया है। इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। मतलब कि जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं, जो अवसर प्रदान किए जाते हैं लोगों को, उनमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। सभी के लिए समान जो अवसर हैं उनको प्राप्त होंगे। किसी को ये नहीं है कि जैसे किसी को जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पद निकाले जा रहे हैं, उनके ऊपर किसी एक कास्ट वालों को उनको मान्यता दी जाएगी कि इन्हें ही सभी मिलेंगे। ऐसा नहीं है, सभी को समान रूप से वो फॉर्म जो भी निकलते हैं सरकार की तरफ से, जहाँ वैकेंसी वगैरह निकलती है, भरने की पूरी छूट है। तो एक समान रखा गया है, सभी को समानता दी गई है इस विषय में भी। नेक्स्ट जो है 17 जो है, तो सभी में काफ़ी थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। सभी इसमें 14 से लेके 18 तक जो भी है, तो आपने ध्यान से देखना है। आगे है 17। जो 17 है इसमें अस्पष्टता का अंत किया गया है। मतलब जो हमारे समाज में पहले जो छुआछूत बहुत थी, जो एक ही समाज में रहते हुए जो कई व्यक्ति थे, जो कुछ परिवार थे जो उन्हें निम्न कास्ट का, उनके जहाँ उनके कारोबार के जरिए या किसी भी तरीके से उनके साथ अस्पष्टता का जो उनके साथ व्यवहार किया जाता था पहले, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था हमारे समाज में। तो इसे अनुच्छेद 17 के तहत ही ख़त्म किया गया था पूरी तरह। तो सभी में ये अनुच्छेद लागू किया गया था कि कोई भी किसी भी आधार पर किसी के साथ अस्पष्टता का व्यवहार नहीं करेगा। तो इसका अंत, अस्पष्टता का जो अंत है वो किया गया था अनुच्छेद 17 के तहत। मतलब छुआछूत को बिल्कुल ही ख़त्म करने का फैसला किया गया है। किसमें लिखा गया है? ये छुआछूत जो है बिल्कुल ही नहीं करनी है, अस्पष्टता को बिल्कुल अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया था। जैसे कि पहले जो थी, जो उपाधियां दी जाती थी, ये उपाधियां भी जो थी अंग्रेज़ों ने ही तय की हुई थी। जैसे कि अंग्रेज़ लोग थे जो, वो हमारे जो भारतीय थे उनको कुछ उन्होंने उपाधियां देनी शुरू की थी।
जैसे नाइटहुड, सर की उपाधि या हुड की उपाधि, तो ऐसे कई तरह की उपाधियाँ थी जो उन्होंने चलाई हुई थी अंग्रेज़ों ने भारतीय नागरिकों के लिए। जैसे वो अच्छे उनके साथ में मतलब कि उनका मेन जो उद्देश्य था वो था भारत के लोगों में फूट डालने का उद्देश्य था। इस आधार पर उन्होंने जो उपाधियाँ चलाई थी, तो इसलिए जो हमारी जो भारतीय संविधान सभा थी उन्होंने फैसला किया था कि जैसे ही देश आज़ाद के बाद ये ऐसी उपाधियाँ कोई भी नहीं रहेंगी, सभी उन्होंने समाप्त कर दी थी। तो इसके आधार पर ये अनुच्छेद 18 में ये व्यवस्था की गई थी कि ये सभी उपाधियाँ जो थी नाइटहुड वगैरह की या सर की उपाधियाँ, ये सभी अंत कर दी गई। पर ये होता है कि जैसे उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी तो लोग जो थे वो आगे करने के बारे, कोई अच्छा कार्य करने के बारे कैसे सोचेंगे। जैसे कोई बच्चा है, उसको कोई भी हम अच्छा कार्य करने के लिए कोई प्रोत्साहन ना देंगे या उसे पुरस्कार नहीं देंगे तो वो बच्चा जो है आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचेगा। यही सोचते हुए फिर से नई उपाधियाँ जो चलाई गई थी, जैसे कि सेना में भी चलाई गई हैं और वैसे भी कई तरह की जो हमारे सरकार द्वारा उपाधियाँ चलाई गई हैं, पद्म भूषण की जहाँ फिर परमवीर चक्र वगैरह, ये उपाधियाँ बाद में चलाई गई थी। पर ये आपने याद रखना है, जो नाइटहुड वगैरह या सर की उपाधियाँ जो पहले चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उनका अंत कब किया गया था? अनुच्छेद 18 के तहत इनका अंत किया गया था। तो ये आपने जो अनुच्छेद आपने याद रखने हैं, जिसमें कि समानता का अधिकार नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को दिया गया है। तो ये थे 14 से लेके 18 तक थे, पर जो पहले जो 12 से 13 तक थे वो जो अनुच्छेद मैंने छोड़े हैं वो थे, वो जो अनुच्छेद हैं वो कानून हमारे राज्य से संबंधित हैं, नागरिकों से संबंधित नहीं है। इसलिए उनमें उनमें केवल 12 में और 13 में है राज्यों का वर्णन है, तो उनको नहीं हमने पढ़ा है। हमने स्टार्टिंग की है जो नागरिकों को मिले हुए हैं मौलिक अधिकार उनसे, तो 14 से 18 तक सबसे पहले हमने पढ़ लिया है समानता या समता का अधिकार, जिसके अंतर्गत जो हमने सभी पढ़े हैं विधि के समक्ष समानता, या फिर थोड़े थोड़े अंतर से हैं सभी, नस्ल धर्म लिंग जाति के आधार पर 15 के अंतर्गत आया है। उसके आधार पर सभी में जो मतभेद है उसका निषेध किया गया है। फिर 16 के अंदर आया है कि जो सभी को समान अवसर प्रदान करने की समानता है। फिर अनुच्छेद 17 में जिस बहुत बार पेपरों में आता है, अस्पष्टता का अंत किया गया है। और अनुच्छेद जो 18 है जहाँ पर उपाधियों का अंत कर दिया गया था। तो ये जो आते हैं जो हमारा फर्स्ट मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। नेक्स्ट चलिए हम पढ़ते हैं सेकंड मौलिक अधिकार हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो जिसमें हमारे अनुच्छेद आते हैं 19 से लेके 22 तक अनुच्छेद आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है ये हम जान लेते हैं, नागरिकों को दी गई है जो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों के द्वारा। तो अनुच्छेद 19 इसमें जो है 6 अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 19A आता है सबसे पहले, इसमें दी गई है बोलने की स्वतंत्रता, मतलब जो भारतीय नागरिक है उनको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलता रहे, किसी को दुख पहुंचाए, जहाँ अपशब्द बोले, जहाँ समाज में बुरा भला बोले, मतलब अच्छे विचार प्रकट करने की सभी को स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता दी गई है संविधान की तरफ से। नेक्स्ट है 19B के तहत शांतिपूर्ण बिना हथियारों के कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, अपनी सभा में शामिल हो सकता है, कोई सभा बना सकता है, व्यक्ति इकट्ठे हो सकते हैं बिना हथियारों के और शांतिपूर्वक लोगों को इकट्ठा होने की पूरी स्वतंत्रता है। इसमें ये बताया गया है कि कोई हमारे जो देश के नागरिक हैं वो एकत्रित हो सकते हैं, सभा भी बना सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के। तो ये है 19B के तहत ये स्वतंत्रता दी गई है। और 3 नंबर पे आया है अनुच्छेद 19C, इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है, मतलब कि लोगों को अपना संघ बनाने की, अपने ग्रुप बनाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आगे 4 नंबर पे आया है अनुच्छेद 19D, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी कोई
किसी भी शहर में जा सकता है, दिल्ली में जा सकता है, जालंधर में जा सकता है, जिसकी जहाँ मर्जी करे वो जा सकता है। किसी भी शहर में जाने की सभी को स्वतंत्रता है। तो ये जो है 19D के अंतर्गत दी गई है स्वतंत्रता आवागमन की। और 5 नंबर पे आया है अनुच्छेद ई। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। मतलब कि देश के जो व्यक्ति हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको किसी भी क्षेत्र में जाके अपना निवास करने की, बसने की पूरी स्वतंत्रता है। कहीं भी जाके कोई अपना रह सकता है। किसी को कोई पाबंदी नहीं है कि कोई जो पंजाब वाले हैं वो पंजाब में ही रहेंगे, जहाँ दिल्ली में नहीं जाएंगे, जहाँ हरियाणा में नहीं जाएंगे, वो कहीं भी जाके रह सकते हैं। ये स्वतंत्रता कुछ छोटे मोटे जो कानून बनाए होंगे उनको पूरा करने के बाद वो कहीं भी रह सकते हैं। मतलब कि ये स्वतंत्रता है सभी को दी हुई कि वो कहीं भी जाके रह सकते हैं। तो 6 नंबर पर दिए गए हैं अनुच्छेद 19G। तो हमने F वाला छोड़ दिया है, क्योंकि F के अंतर्गत क्या था हमने पहले ही पढ़ लिया था। FG के अंतर्गत क्या था, F जो 19F के अंतर्गत था, जो हमारा संपत्ति का अधिकार, जिसको हमने पहले ही निकाल दिया है और कानूनी अधिकार में डाल दिया है। कानूनी जो अधिकार हैं उनमें डाला गया है उनको। तो जो हम संपत्ति का अधिकार था वो पहले ही निकाल दिया गया है। तो वो था हमारा 19F की जगह पर, इसलिए हमने नहीं लिखा है। आगे है अनुच्छेद 19G। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो कोई भी व्यापार कर सकते हैं। पर ये व्यापार ये नहीं है कि वो देश के विरुद्ध जहाँ कोई ऐसा व्यापार करे जो देश को हानि पहुंचाए या लोगों को हानि पहुंचाए। कोई भी अच्छा व्यापार जो कि हमारे देश के हित में हो वो कर सकते हैं। तो अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि 19A से लेके 19G तक दिए गए हैं। और 19 से लेके 22 तक जो स्वतंत्रता के अधिकार चलेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, बताते हैं जी 19 के अंतर्गत जो भी आए हैं वो हमने बताए हैं। आगे है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है ये आता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो जो अपराध है उस अपराधों इसमें आया है कि स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद दोष सिद्धि, मतलब कि वो अपने दोष को, मतलब कि वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उसको स्वतंत्रता है कि वो उसको इसके हिसाब से उसको 3 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब वो वकील कर सकता है, अपने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसको स्वतंत्र किया गया है कि उसके हिसाब से हम आपको 3 वो स्वतंत्रताएं बताते हैं जो कि एक व्यक्ति को दी गई हैं इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। सबसे जो पहली है वो है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिलेगी। तो ये है कि नंबर 1 पे ये आती है कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। एक तो ये है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई वो भी अपराध करता है तो उसको एक बार ही उसके लिए सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि उसने अपराध एक बार किया है और उसके उस अपराध के लिए बार बार सज़ा दी जाएगी। एक अपराध के लिए उसे एक बार ही सज़ा दी जाएगी, उसके बाद रिहा कर दिया जाएगा। और दूसरा जो 20 के अंतर्गत आता है ये है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया है 1980 में तो अब उसको 2024 में उस अपराध की सज़ा आज के कानून के हिसाब से दी जाएगी। ये नहीं है, उस सन के हिसाब से ही, जैसे जब उसने अपराध किया है उसके हिसाब से ही तब जो कानून लागू होगा उसके हिसाब से ही उसकी जो सज़ा है निर्धारित की जाएगी। फिर 3 में है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो जो कोई भी व्यक्ति है उसको समय के विरुद्ध, मतलब उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपना अपराध स्वीकार कर ले। इसका मतलब यही है कि वो अपने आप को दोषी साबित करने के लिए जो हो सकता है वो कर सकता है। तो ये जो 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं एक अपराधी के लिए की गई हैं
ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आती हैं। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये पॉइंट है। तो इसके अंतर्गत ये 3 जो आप मान के चलोगे कि स्वतंत्रताएं हैं जो एक दोषी को दी गई हैं, तो आपने समझ ली हैं कौन कौन सी है। एक तो एक अपराध के लिए एक ही बार में सज़ा मिलेगी, और दूसरा जब उसने अपराध किया होगा उसी समय जो कानून लागू होगा उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी, और तीसरा ये है कि उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपना अपराध स्वीकार कर ले। अगर वो निर्दोष है या अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लिया करता है, या उसके विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, उतनी देर तक उसको सज़ा नहीं मिल सकती है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आता है। मतलब हर व्यक्ति को अपनी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसको जीवन की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित भी नहीं किया जा सकता। मतलब हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, 21 में ये दिया गया है। आगे है अनुच्छेद 21 क। तो 21 क में व्यवस्था की है गई है कि राज्य के 14 वर्ष से के आयु के सभी जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो ये 20 क के अंतर्गत आता है, और ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये 20 क के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। और अनुच्छेद 80 में ये जो संशोधन था 2002 में किया गया था, ये संशोधन 80 में संशोधन था सॉरी, और 2002 में ये संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, और इसको अनुच्छेद 21 क में रखा गया था। तो ये संशोधन कब किया गया था? 86 में संशोधन था, और 2002 में ये किया गया था। 86वां संशोधन 2002 में ये किया गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 में व्यवस्था की गई है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार मतलब हिरासत में ले लिया गया है, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे 3 प्रकार की अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं वो जान लेते हैं। एक तो है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। उसे सबसे पहले ये बताना होगा कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है। और नंबर 2 पे ये है कि 24 घंटे के अंतर ही उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश भी करना होगा। मतलब जो आने जाने के समय को छोड़ के वो समय निकाल लिया जाता है, और 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर ही उसे जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके आगे उसको पेश करना होता है, जो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया होता है। तो नंबर 3 पे है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार पूरा है। तो वो अपने पसंद का वकील कर सकता है। ये 3 जो है अधिकार दिए गए हैं एक जो भी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसे। तो ये 3 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी थी? एक थी कि हिरासत में जिसको लिया गया है उसको बताना होगा कि उसको किस जुर्म में किस कारण उसको हिरासत में उसको कारण बताना होगा। तो दूसरा है कि उसे 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट जो दंड अधिकारी है उसके समक्ष पेश भी करना होगा। और तीसरे नंबर पे है कि वो जो जिसे गिरफ्तार किया गया है वो अपने पसंद का कोई भी वकील अपनी मनपसंद का कर सकता है अपनी सलाह मशवरे के लिए। तो ये 3 जो है स्वतंत्रताएं एक जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको दी गई हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अपराधी के लिए हैं ये। तो निरोध में संरक्षण मतलब निरोध में संरक्षण के मतलब ये होता है कि जैसे
कुछ गिरफ्तारियां होती हैं वो जो की जाती हैं संरक्षण के लिए की जाती हैं, जैसे किसी शक के चलते, किसी सुरक्षा के चलते, जिससे कोई हानि पहुंचाने का डर हो किसी व्यक्ति का, जैसे किसी व्यक्ति जैसे कानून को ये लगता है कि ये व्यक्ति कोई ना कोई हानि पहुंचा सकता है समाज को या संसार को किसी भी तरह की, तो उस व्यक्ति को शक के चलते ही गिरफ्तार किया जाता है। तो उसको जो सुरक्षा के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको अच्छा सिखाने के लिए, उसको उस अपराध से मोड़ने के लिए वो उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये होता है निरोध के लिए संरक्षण। ये केवल 3 महीने के लिए किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना हो तो इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड का प्रबंध किया जाता है। तो ये था अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा है जो स्वतंत्रता का अधिकार, और नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 3 नंबर पे आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक है। जो स्वतंत्रता का अधिकार था वो था अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 3 पे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो ये है अनुच्छेद 23। मतलब इसका ये है कि इस पॉइंट का कि जो मानव है उसके जो एक मानव के जो व्यक्ति की खरीद बिक्री जो है वो नहीं होगी, इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। और साथ में ही जैसे कि किसी को ज़बरदस्ती किसी से श्रम लिया जाता है, किसी से मजदूरी कराई जाती है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 में ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति का खरीद बिक्री नहीं होगी, और साथ में ही उससे ज़बरदस्ती से कोई भी श्रम जहाँ उससे कोई मजदूरी नहीं कराई जाएगी। ये 23 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। मतलब इससे शोषण होता है इस व्यक्ति का, इसलिए ये व्यवस्था की गई है 23 के अंतर्गत। एक व्यक्ति की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है, साथ में ही उससे ज़बरदस्ती श्रम कराने पे जो है पाबंदी लगाई गई है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो बालक होते हैं, मतलब कि 14 साल से कम उम्र के जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनसे किसी भी कारखाने में मजदूरी करवानी, जहाँ उससे दिहाड़ी लगवानी, जहाँ उनसे किसी भी तरह का काम करवाना, मजदूरी वगैरह करवानी, उसके ऊपर भी ये प्रतिबंध लगाया गया है कि जो बालक है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे कोई भी जो कार्य करवाना, मजदूरी करवानी, उसको कानूनी अपराध माना गया है। तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। तो शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत आपने 23 और 24 याद रखना है। एक में जो 23 है उसमें मानव की जो खरीद बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाया गया हो, और ज़बरदस्ती श्रम पे प्रतिबंध। और जो अनुच्छेद 24 है उसमें जो बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे जो मजदूरी वगैरह करवाई जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे है 4 नंबर, हमारे मौलिक अधिकारों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नंबर 4 पर मौलिक अधिकार जो है, अनुच्छेद ये चलता है 25 से लेके 28 तक। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। तो चलिए जान लेते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो इसमें 25 के अंतर्गत है व्यवस्था की गई है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो कोई भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। इस लाइन का मीनिंग यही है कि आपने यही याद रखना है कि जो कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो किसी खास धर्म को माने, उसका प्रचार करे। अनुच्छेद है 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा कि वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध ना करे, जहाँ
वो कोई भी संस्था धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, अपने आधार पर उनका पालन पोषण कर सकता है। इस पे किसी की कोई बाध्यता नहीं होगी, किसी को रोका नहीं जाएगा। तो ये था 26। और अनुच्छेद 27 जो है, इसमें राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। 27 में जो व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए हो। तो राज्य कोई विशेष कर देने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता किसी खास धर्म के लिए, जो 27 में आएगा। और 20 अनुच्छेद है जहाँ पे 28 में जो व्यवस्था की गई है वो है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें ये बताया गया है 28 में कि किसी भी शिक्षा संस्था में कोई खास तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण जो संस्थान है अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी भी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। मतलब कि 28 में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी जो शिक्षण संस्थान है किसी भी धार्मिक एक धर्म की शिक्षा नहीं देगा और ना ही किसी अपने विद्यार्थी को ये बाध्य करेगा कि वो किसी धर्म को माने या उसका प्रचार करे। तो ये जो थी 27 में ये बताया गया था कि किसी जो राज्य है ऐसे कर नहीं लेगा जो किसी खास धर्म की उन्नति के लिए हो। और 28 में ये था कि कोई संस्था नहीं खोली जाएगी जिसमें खास धर्म का प्रचार किया जाए, जब विद्यार्थी को ये सिखाया जाए कि वो किसी खास धर्म को माने। तो ये था हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा चला है अनुच्छेद 23 से लेके 28 तक। तो आगे हम चलते हैं नंबर 5 पर। जो है 5 नंबर का हमारा मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें जो अल्पसंख्यक के वर्ग होते हैं उनके हितों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 29 में कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। तो इसमें यही व्यवस्था की गई है कि कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति या धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी सरकारी संस्थान में प्रवेश करने से बाध्य नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। आगे है अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रसारण करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और प्रसारण करने का अल्पसंख्यक वर्गों को पूरा अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में कि वो शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और प्रसारण भी कर सकते हैं। तो जो अनुच्छेद 30 में दिया गया कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं और सरकार उन्हें अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो नेक्स्ट जो है 6 नंबर का है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार है ये है मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत 5 पॉइंट भी आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।